अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू चैनल, होप यू आर डूइंग वेल। आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ के रिगार्डिंग है। ठीक है, जिसमें हम जो है ना वो राइट्स, ड्यूटीज़ और लायबिलिटीज़ जो है ना वो गार्डियन की पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा एक लास्ट टॉपिक रह जाएगा हिब्बा वाला। ठीक है, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ हमने शुरू किया था। अगर आपने इनके लेक्चर बाकी नहीं देखे तो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, आपके काफ़ी कंसेप्ट जो है ना वो क्लियर हो जाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक जो है ना वो गार्डियन की पावर्स के वाले से है, राइट्स लायबिलिटीज़ वगैरह के हैं गार्डियन की। ठीक है, वो सारा डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले एज यूजुअल हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो गार्डियन बेसिकली होता क्या है? गार्डियन वो पर्सन होता है जो कि एक पर्सन की उसकी जो है ना वो हेल्थ, उसके बाद एजुकेशन, हर लिहाज से उसकी केयर करता है। ठीक है, फिर उसकी प्रॉपर्टी की केयर करता है। ठीक है, फिर बाद में जो है ना उसकी जो मैरिज के वाले से है, ठीक है, उसकी केयर करता है। देखिए, अगर फीमेल है तो जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था कि को फीमेल की कस्टडी जो है ना वो तब तक रहती है जब तक कि उसकी शादी ना हो जाए। ठीक है, और मेल की कस्टडी तब तक रहती है जब तक वो एज ऑफ, और मेल की कस्टडी जो है ना वो टेम्परेरी तब तक रहती है जब तक वो 7 साल की एज जो है ना वो अटेन ना कर ले। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो गार्डियन बेसिकली वो पर्सन होता है जिसको जो है ना वो एज अ गार्डियन अपॉइंट किया जाता है। गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890 के थ्रू जो है ना वो उस पर्सन को अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, अब किस पर्सन के गार्ड देखिए, बेसिकली जब एक बच्चे की बर्थ होती है तो नेचुरल गार्डियन उसके फादर होते हैं। ठीक है, अब अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन का जो है ना वो कॉन्सेप्ट कब शुरू होता है? जब या तो पेरेंट्स सेपरेट हो जाए या किसी पेरेंट्स में से किसी एक की डेथ हो जाए। ठीक है, तो तब बेसिकली जो है ना वो फिर गार्डियन की ज़रूरत पड़ती है, गार्डियन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक्चुअली, तो बेसिकली फिर गार्डियन वो पर्सन होता है जो कि उस बच्चे की जो है ना वो देखभाल करता है। ठीक है, जैसे कि हम अगर अपनी बात करें तो हमारे नेचुरल गार्डियंस हैं, हमारे पेरेंट्स जो है ना वो हमारी देखभाल करते हैं, तो वो नेचुरल गार्डियंस हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों के पेरेंट्स सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, तो उनमें से फिर जो है ना कोर्ट या तो माँ को एज अ कस्टडी देती है गार्डियन की, फिर वो माँ सारी देखभाल करती है, या फादर को देती है। ठीक है, और या तो फिर किसी रिलेटिव्स को दे देती है उनकी कस्टडी। तो ये गार्डियन बेसिकली वो पर्सन होता है जो कि चाइल्ड की मेल या फीमेल दोनों में से जो भी है, ठीक है, उसके एज अ पर्सन उसकी बॉडी और मैरिज के वाले से जो है ना उसकी केयर करता है। सेक्शन 4 सब सेक्शन 2 और सेक्शन 4 सब सेक्शन 3 जो है गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890 जो है ना बेसिकली इससे डील करता है। ठीक है, और उसके बाद 24 से 28 तक और 37 और 38 गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890 बेसिकली जो है ना वो राइट्स, लाइबिलिटीज और ड्यूटीज के वाले से जो है ना वो बात करते हैं। मीनिंग अगर हम देखें गार्डियनशिप का, तो वलायत जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली इस्लामी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इस्लाम में इसको जो है ना वलायत कहा जाता है। और अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो गार्डियन मीन अ पर्सन हैविंग द केयर ऑफ अ पर्सन ऑफ अ माइनर, जो कि वो पर्सन है जो कि माइनर जो पर्सन है उसकी केयर करता है, उसकी प्रॉपर्टी की केयर करता है, ऑफ हिज पर्सन एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी और उसको एज अ पर्सन उसकी जो है ना वो केयर करता है, बेसिकली वो गार्डियन होता है। ये नोट्स जो है इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद वार्ड बेसिकली वो पर्सन होता है जो कि माइनर होता है। ठीक है, जिसके लिए गार्डियन अपॉइंट किया जाता है उसको हम वार्ड कहते हैं। ठीक है, और वो माइनर होता है जिसने एज ऑफ पुबर्टी ऑब्टेन नहीं की होती, वो पर्सन और प्रॉपर्टी बहुत देर इज अ गार्डियन। ठीक है, चाहे उसने एज ऑफ पॉवर्टी ऑब्टेन नहीं की। फीमेल के केस में तो ये है कि जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, ठीक है, उसका गार्डियन जो है ना वो उसकी उसका गार्डियन जो है ना वो रहेगा। ठीक है, और मेल का जो है ना 7 साल मिनिमम है। ठीक है, वैसे जो है ना वो एज ऑफ पुबर्टी के वाले से है, और भी इसके वाले से बहुत सी जजमेंट्स हैं। ठीक है, कि मेल का जो है ना वो गार्डियन जो है वो 18 साल की एज के बाद भी, कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं कि किसी मेल के एज ऑफ पुबर्टी ऑब्टेन करने के बाद भी जो है ना वो गार्डियन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि कोई पर्सन अनसाउंड माइंड है, ठीक है, इडियट है या लुनेटिक पर्सन है, तो उनके लिए जो है ना वो ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो अगर हम जनरल डेफिनेशन देखें तो हिजानत का वर्ड यूज़ किया गया है। हिजानत मीन अ कस्टडी ऑफ चाइल्ड। ठीक है, कि यानी एक वार्ड है जिसको माइनर, ये हमने अभी पढ़ा भी है। ठीक है, इसकी कस्टडी जो है ना उसको बेसिकली हिजानत कहते हैं इन इस्लामिक लॉ में। अगर इसमें काइंड्स पढ़ें गार्डियन की, तो गार्डियन बेसिकली पर्सन, उसकी प्रॉपर्टी और उसकी शादी के लिए जो है ना वो 3 तरह के गार्डियन जो है ना वो होते हैं। ठीक है, इन तीनों के लिए एक पर्सन भी गार्डियन हो सकता है, इन 2 चीज़ों के लिए भी कोई पर्सन गार्डियन हो सकता है। ठीक है, और स्पेसिफिक जो है ना वो मैरिज के लिए भी कोई पर्सन जो है ना वो गार्डियन हो सकते हैं। बहुत से कॉन्सेप्ट हमने जो है ना देखे हैं कि शादी करवाने के लिए किसी माइनर की जो है ना वो गार्डियन को अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, और फिर गार्डियन जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट करता है मैरिज का। सही है, तो तीनों चीज़ों के लिए भी
किसी एक चीज़ के लिए भी जो है ना वो गार्डियन अपॉइंट हो सकता है। सबसे पहले जो है ना हम इसकी ड्यूटीज ऑफ द गार्डियन पढ़ेंगे, ठीक है, रिगार्डिंग टू अ पर्सन। जैसे कि यहाँ पे हमने पर्सन, प्रॉपर्टी और मैरिज, ये 3 कॉन्सेप्ट आज हमने पढ़ने हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले पर्सन के रिगार्डिंग जो है वो गार्डियन की क्या ड्यूटी है, ठीक है, यानी कि एक वाट जो बच्चा है, ठीक है, उसकी गार्डियन की हवाले से जो है ना पर्सन क्या ड्यूटी है कि वो उसकी हेल्थ की केयर करे, उसकी एजुकेशन की केयर करे, ठीक है, उसकी जो भी नीड है, ठीक है, जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं, ठीक है, वो उनको जो है ना प्रोवाइड करे। ये बेसिकली जो है ना गार्डियन की ड्यूटी है, ठीक है। जिसमें सबसे पहले जो है ना वेलफेयर ऑफ माइनर आ जाता है। इसमें केस लॉ भी है 1994 SCMR पेज 331, इसमें जो ना कोर्ट ने हेल्प किया था कि कॉम्पिटेंट कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्प किया था कि द वेलफेयर ऑफ द माइनर इज द मेन consideration and is a yardstick by which the social individuals and spiritual preference for what are determined, ठीक है। तो बेसिकली जो वेलफेयर ऑफ माइनर है, ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने माइनर की वेलफेयर कैसे करनी है, ठीक है। उसको सोशली जो है ना वो आपने उसकी सोशल एक जो स्टेटस है वो कैसे जो है ना वो लेके आना सोसाइटी में, ठीक है। उसको स्पिरिचुअल प्रेफरेंस कैसे देनी है, ये सारी चीज़ें जो है ना वो वेलफेयर में आती हैं। उसके बाद उसकी कस्टडी किसके पास जाएगी। देखिए जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ते आ रहे हैं, चाइल्ड कस्टडी के वाले से भी हमने लेक्चर में पढ़ा, ठीक है, कि चाइल्ड कस्टडी क्या होती है और माँ को कब दी जाती है और बाप को कब दी जाती है। तो कस्टडी, ठीक है, गार्डियन इज अनदर थिंग। देखिए टेम्परेरी तौर पे माँ को बच्चे की कस्टडी दी जाती है अगर तो बच्चा 2 या 3 साल का है, ठीक है। उसके बाद जब बच्चा 7 साल से ऊपर चला जाता है, लड़का अगर 7 साल से ऊपर चला जाता है, ठीक है, तो फिर गार्डियन अपॉइंट किया जा सकता है फादर को भी, ठीक है। फिर माँ से लेके तो गार्डियन अपॉइंट किया। कस्टडी जो है ना वो टेम्परेरी तौर पे होती है, ठीक है। गार्डियनशिप भी चेंज हो सकती है, लेकिन कस्टडी जो है ना वो कोर्ट डिटरमाइन कर देती है कि माँ के पास इतना देर रहेगा, ठीक है। अगर माँ ने अच्छी परवरिश की तो फिर माँ ही जो है ना, माँ को ही एज अ गार्डियन जो है ना अपॉइंट कर दिया जाएगा। इफ़ माइनर लीव्स और इट्स रिमूव, ठीक है, अगर तो माइनर खुद छोड़ के चला गया, अगर माइनर ये चाह रहा है कि मेरा जो है ना गार्डियन को रिमूव किया जाए, तो वो फिर गार्डियन कोर्ट में एक एप्लीकेशन देता है अंडर सेक्शन 25, ठीक है। फिर वो उसमें बताता है कि ये रीज़न है, मुझे ये जो है ना वो पर्सन एज अ गार्डियन नहीं चाहिए। मेंटेनेंस के वाले से उसका पूरा ख्याल रखा जाए, ठीक है। अब अगर एक बच्चा है, ठीक है, उसकी मेंटेनेंस कौन करेगा, जारी बात है उसके पेरेंट्स करेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर फीमेल है, ठीक है, तो जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती तो उसकी मेंटेनेंस कौन करेगा, ठीक है, उसकी मेंटेनेंस भी उसके फादर ही करेंगे। तो बेसिकली मेंटेनेंस में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, खाना वगैरह, रहने के लिए जगह, ठीक है, उसके बाद एजुकेशन, हेल्थ वगैरह, ये सारी चीज़ें मेंटेनेंस में आ जाती है। एजुकेशन ऑफ द माइनर, उसकी माइनर की एजुकेशन का जो है ना वो मुकम्मल तौर पे ख्याल रखे, ठीक है। उसके बाद रिलीजन के वाले से, आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर द रिलीजन इज प्रोड्यूम। जब भी किसी पर्सन को कस्टडी दी जाती है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब किसी रिलेटिव को कस्टडी दी जा रही है माइनर की, ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज़ देखी जाएगी कि माइनर का रिलीजन कौन सा है, ठीक है, क्या वो मुस्लिम है, ठीक है। अगर मुस्लिम है तो एज अ मुस्लिम को ही कस्टडी दी जाएगी। वो किस सेक्ट से बिलोंग करता है, सुन्नी सेक्ट से बिलोंग करता है या शिया सेक्ट से बिलोंग करता है, तो ये चीज़ें देखती है कोर्ट, और उसके बाद जो है ना वो एक गार्डियन अपॉइंट करती है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने ड्यूटीज़ पढ़ी गार्डियन की कि गार्डियन की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, ठीक है। तो ये सारा हमने इसमें पढ़ा। उसके बाद पावर्स क्या है गार्डियन की। पावर्स मतलब एक पर्सन, एक बच्चा जिसकी जो है ना वो गार्डियन देखभाल कर रहा है, ठीक है। अब वो उसकी शादी के वाले से क्या क्या कर सकते हैं कि एक बात याद है कि माइनर विदाउट कंसेंट ऑफ हिज गार्डियन जो है ना वो शादी नहीं कर सकता, ठीक है। जो माइनर से अबव चले जाते हैं, ठीक है, मेल या फीमेल, वो कर सकते हैं, उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इस्लाम में भी नहीं है और वैसे भी नहीं है, ठीक है। लेकिन जो अंडर एज माइनर है, ठीक है, वो अपने गार्डियंस के बगैर जो है ना वो शादी नहीं कर सकते। वो क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उनको इतनी समझ बूझ नहीं होती, तो इस वजह से वो जो ना इस्लाम ने उनको मना फरमाया कि नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हम इसकी पावर्स के वाले से देखें गार्डियन की क्या पावर है, तो पावर टू कॉन्टैक्ट मैरिज ऑफ अ माइनर और लुनेटिक्स, ठीक है। माइनर और ऐसा पर्सन जो कि लुनेटिक है, लुनेटिक कहते हैं पागल वगैरह को, जो पर्सन पागल है, ठीक है, चाहे उन्होंने एज ऑफ पुबर्टी ऑब्टेन कर ली, एक पर्सन जो है वो 20 साल की उसकी एज है या 21 साल की एज है और वो पागल है, ठीक है, तो वो भी अपने जो है ना गार्डियन के बगैर जो है वो शादी नहीं कर सकता, ठीक है। गार्डियन फॉर मैरिज मे गिव माइनर और अ लुनेटिक इन अ मैरिज एज सच मैरिज इज़ वैलिड थ्रू इट में भी। इसमें बेसिकली ये लिखा है माइनर की जो है ना वो शादी वो तब तक जो है ना वो वैलिड है, ठीक है, जब वो एज ऑफ पुबर्टी ऑब्टेन कर लेगा, ठीक है। इफ अ माइनर एनुलेटिक मैरिज विदाउट द कंसेंट ऑफ गार्डियन इज नॉट वैलिड, ठीक है। अगर तो उन्होंने विदाउट कंसेंट ऑफ गार्डियन को शादी किया तो वो वैलिड नहीं है, ठीक है। ये
पहला कॉन्सेप्ट था। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग कंडीशंस, ठीक है। मैट्रिमोनियल जो कंडीशंस हैं जिसमें भी जिसके भी वाले से, ठीक है, अगर शादी के वाले से उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करने हैं, ठीक है, डिवोर्स के वाले से कोई जो है ना वो डिवोर्स खुला लेनी है, ठीक है, या तलाक देनी है, तो उसके वाले से भी जो है ना वो गार्डियन जो है ना वो कंसर्न देंगे। माइनर जो है वो माइनर जो है ना तो वो विदाउट द कंसर्ट ऑफ जो है ना वो पेरेंट्स, गार्डियन जो है ना वो ना तो विदाउट द कंसर्ट ऑफ गार्डियन वो शादी कर सकता है, ना ही वो तलाक या खुला वगैरह दे सकता है, ठीक है। पावर टू कॉन्ट्रैक्ट खुला, ठीक है, खुला कैन नॉट बी इंटरटेन इफ ऑन द बिहाफ ऑफ द माइनर हस्बैंड, ठीक है। फादर और माइनर कैन बी इंटरटेन इन खुला ऑन हर बिहाफ, ठीक है। अगर मेल या फीमेल है, ठीक है, फीमेल ने खुला लेनी है, ठीक है, तो वो विदाउट गार्डियन जो है ना वो खुला नहीं ले सकती। ऐसे तलाक के वाले से है, ठीक है। शिया लॉ तो कहता है कि अगर कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, कुछ सिनेरियोज अगर बन जाते हैं तो माइनर जो है ना वो तलाक दे सकते हैं, लेकिन जो है बेसिक जो जनरल कॉन्सेप्ट वो यही है कि विदाउट कंसर्ट ऑफ गार्डियन जो है ना वो तलाक नहीं दी जा सकती, ठीक है। उसके बाद ड्यूटीज ऑफ गार्डियन टुवर्ड्स प्रॉपर्टी, सबसे पहले हमने पर्सन के हवाले से पढ़ा, ठीक है, इसमें हमने पर्सन को पढ़ा। उसके बाद हमने जो है ना वो मैरिज के रिगार्डिंग पढ़ा कि मैरिज के रिगार्डिंग जो है ना वो क्या पावर्स हैं गार्डियन की, ठीक है, गार्डियन के पास। उसके बाद हम उसकी प्रॉपर्टी के हवाले से पढ़े हैं। अब इसमें सिर्फ हम प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। देखिए, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसके वाले से कंप्लीट राइट है गार्डियन के पास, ठीक है, कि वो विद द बेटर इंटरेस्ट ऑफ द माइनर वो उसको सेल भी कर सकता है, ठीक है, उसको लीज पे भी दे सकता है, मॉर्गेज भी कर सकता है, लेकिन माइनर का उसमें इंटरेस्ट हो, ठीक है, विदाउट एनी रीज़न जो है ना वो कभी भी ना उस प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं, ठीक है, ना ही उसको जो है ना वो गिरवी वगैरह रख सकता है या कुछ और कर सकता है, ठीक है। पावर ऑफ अ लीगल गार्डियन टू डील इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, फॉर बीइंग अ लीगल गार्डियन, कोर्ट ने हेल्ड किया था 1991 में CLC 640 में। लीगल गार्डियन ऑफ अ प्रॉपर्टी ऑफ माइनर चाइल्ड, ही इज एम्पावर्ड टू एलिनेट इमूवेबल प्रॉपर्टी, उनके पास पूरी पावर है कि वो एलिनेट कर सकते हैं। एलिनेट कहते हैं कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करना, बिलोंगिंग टू डेम स्पेसिफिक कंडीशंस, ठीक है, लेकिन उसमें स्पेसिफिक कंडीशन होनी चाहिए। पावर टू एलिनेट बट नेदर एब्सोल्यूट नॉट विदाउट फैक्टर, ठीक है, वो एब्सोल्यूट नहीं है। मैं जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि उसमें जो है ना वो माइनर का बेनिफिट होना चाहिए, एब्सोल्यूट नेसेसिटी और बेनिफिट होना चाहिए, ठीक है। विदाउट बेनिफिट जो है ना वो नहीं एलिनेट कर सकता। ये नहीं है कि जी उसने किसी को गार्डियन अपॉइंट किया गया वार्ड का, ठीक है, और उसने अपने कब्जे में प्रॉपर्टी लेने के लिए जो ना वो खुद कोई प्रॉपर्टी सेल कर दिया, तो ऐसा नहीं हो सकता। राइट ऑफ प्रियम्पशन, प्रियम्पशन बेसिकली ये होता है कि अगर मेरा साथ वाला घर सेल हो रहा है, ठीक है, सेल हो चुका है, ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ कि उस पे उसको उसको बाय करने का सबसे पहले हक मेरा था, ठीक है। तो फिर आप जो है ना वो सूट फॉर प्रियम्पशन जो है ना वो कोर्ट में फाइल करते हैं, लेकिन आप ये सूट फॉर प्रियम्पशन तभी फाइल कर सकते हैं जब आप सारी कंडीशन जो है ना वो फुलफिल कर लें, लेकिन उन कंडीशन को फुलफिल करना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। तो बेसिकली राइट ऑफ प्रियम्पशन भी जो है ना वो एक गार्डियन जो है ना वो माइनर के बिहाफ पे एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने पहले बताया कि प्रियम्पशन बेसिकली होता है कि अगर मेरा साथ वाला घर सेल हो चुका है, ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ कि उसको खरीदने का हक सबसे पहले मेरा था, क्योंकि मेरे साथ वो घर है और मेरी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है, ठीक है, अगर कोई थर्ड पर्सन आकर रहना शुरू कर दे, ठीक है, तो इस वजह से उसको सेल करने का हक मेरा था, ठीक है। यहाँ मैं उस घर में को शेयर हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं एक घर में रह रहा हूँ, ठीक है, जहाँ पे मैं और मेरा भाई जो है ना ये हम दो को शेयर हैं उस घर के, ठीक है। मेरे भाई ने अपना हिस्सा जो है ना वो किसी को सेल कर दिया, ठीक है, अब उसमें मैं रह रहा हूँ, तो क्या जिस पर्सन को वो सेल किया वो मेरे साथ आके रहेगा, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस वजह से मैं जो है ना वो सूट फॉर प्रियम्पशन जो है ना वो फाइल कर सकता हूँ उस भाई के अगेंस्ट के, ये जो है ना आपने गार्ड सेल की है या मुझे सेल कर दे, मैं इसके बदले में आपको जितने भी पैसे आप जो है ना वो लेना चाहते हैं मुझसे वो ले लें, ठीक है, जो भी इसकी कीमत बनती है, लेकिन आप ये मुझे सेल करते हैं। तो इस वजह से जो है ना ये बेसिकली राइट ऑफ प्रियम्पशन का कॉन्सेप्ट रखा गया था, लेकिन इसकी कंडीशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है। उसके बाद एग्रीमेंट टू सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। एग्रीमेंट टू सेल ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने एग्रीमेंट किया किसी के साथ कि मैं ये चीज़ जो है ना तुम्हें सेल करूँगा, ठीक है, अभी सेल की नहीं, सिर्फ एग्रीमेंट किया है, ठीक है। देयर इज़ नो being for the specific enforcement of such executed agreement existing under law, ठीक है। माइनर कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, माइनर के बिहाफ पे जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर माइनर जो है ना वो आफ्टर फ्यूचर जो है वो जो है ना एज ऑफ पुबर्टी ऑब्टेन कर लेता है, यानी कि वो अडल्ट हो जाता है, ठीक है, 18 साल से एज ऊपर हो जाती है, 18 साल से नीचे वाला तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्लियर कट लिखा है, ठीक है। कॉम्पिटेंसी
ऑफ अ पार्टी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 10 है आई थिंक उसका, जो कि बेसिकली ये कहता है कि जो है ना वो 18 साल से नीचे वाला बच्चा जो है ना वो कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो अगर वो 18 साल से ऊपर चला जाता है तो वो फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को जो है ना वो ख़त्म भी कर सकता है। तो गार्डियन के पास ये पावर है कि वो कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है। उसके बाद जो है ना पावर ऑफ नेचुरल एंड टेस्टामेंटी गार्डियन। नेचुरल गार्डियन और टेस्टामेंटी गार्डियन में पहले तो डिफरेंस पढ़ते हैं। ठीक है, कि बेसिकली ये जो है ना वो गार्डियन होते कौन है। ठीक है, नेचुरल गार्डियन वो होते हैं जो कि बाय बर्थ आपके गार्डियन होते हैं, जैसे कि पेरेंट्स हैं। ठीक है, वो हमारे नेचुरल गार्डियन है। टेस्टामेंटी गार्डियंस वो होते हैं जिनको विल के थ्रू जो है ना वो गार्डियन अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, वो हमने बहुत सी सोसाइटी में ऐसे देखा है कि जो नेचुरल गार्डियन होते हैं यानी कि फादर जो पेरेंट्स जो होते हैं, ठीक है, वो एक वसीयत लिख जाते हैं कि मेरे मरने के बाद जो है ना वो मेरा भाई, ठीक है, या ये फलाना रिश्तेदार जो है ना वो मेरे बच्चों की देखभाल करेगा। ठीक है, वो उनका गार्डियन होगा। ठीक है, तो ये उन्होंने वसीयत लिख दी। जो वसीयत के थ्रू गार्डियन अपॉइंट होते हैं, ठीक है, उनको टेस्टामेंटी गार्डियन कहते हैं। तो उनके पास क्या क्या पावर है ये हम देखेंगे। उनके पास भी अनलिमिटेड पावर्स हैं, जैसे कि ऊपर हम सर पढ़ के आए हैं एजुकेशन के वाले से। ठीक है, उसके बाद उसकी हेल्थ केयर, मैरिज, और उसके बाद जो है ना वो उसकी प्रॉपर्टी के वाले से जो है ना वो पावर्स हैं टेस्टामेंटी गार्डियन के पास। नेचुरल गार्डियन के पास तो ओवरऑल वैसे ही सारी पावर्स हैं। ठीक है, पावर टू एलिनेट ऑफ फिल्म मूवर प्रॉपर्टी। ठीक है, उनके पास पावर है कि वो एलिनेट कर सकते हैं यानी कि ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी दूसरे पर्सन को प्रॉपर्टी। ठीक है, उनके बिहाफ पे जो है ना वो डेप्ट ले सकते हैं। डेप्ट कहते हैं कर्जा। ठीक है, कर्जा भी ले सकते हैं उनके बिहाफ पे। अ गार्डियन कैन बी इन इनकर डेप्ट ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर इफ देयर इज सम नेसेसिटी एंड अदरवाइज। ठीक है, अगर ज़रूरत है तो उनके बिहाफ पे जो है ना वो कर्जा भी ले सकते हैं, उनका बिजनेस भी रन कर सकते हैं। ठीक है, अदाया के मुताबिक और इस्लामिक लॉज भी ये कहते हैं कि जो है ना वो गार्डियन जो है ना वो बिजनेस रन कर सकते हैं, लेकिन खुद कोई बेनिफिट नहीं ले सकते। ठीक है, जो भी मुनाफी जो भी प्रॉफिट आएगा वो सारा माइनर को मिलेगा यानी कि वार्ड को मिलेगा। ठीक है, पावर टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। माइनर के बिहाफ पे जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर भी हो सकते हैं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सूट भी फाइल कर सकते हैं। ठीक है, सब कुछ कर सकते हैं माइनर के बिहाफ पे। मेक अ पार्टीशन, पार्टीशन भी कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल पावर टू मेक अ पार्टीशन। पार्टीशन ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल एक कोई प्रॉपर्टी है आपकी तो उसमें मल्टीपल को शेयर्स हैं। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक पर्सन है, ठीक है, उसकी 3 बेटे हैं और तीनों के लिए उसने सेपरेट सेपरेट जो है ना वो गार्डियन अपॉइंट किए। ठीक है, अब उसकी एक ही प्रॉपर्टी है, अब वो प्रॉपर्टी की पार्टीशन होनी है यानी कि उस पार्ट हेरिटेज में वो प्रॉपर्टी जानी है बेटों को। ठीक है, अब उस प्रॉपर्टी को क्या एक ही बेटे को सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी? नहीं, तीनों को इक्वली जो है ना वो प्रॉपर्टी जो है ना वो शेयर की जाएगी। ठीक है, तो गार्डियन बेसिकली जो है ना वो उसके पास पावर है कि वो पार्टीशन भी कर सकता है और शेयर ऑफ ओनली देयर इज अ शेयर ऑफ माइनर एंड अडल्ट। ठीक है, इफ ऑल ऑफ द शेयर होल्डर आर माइनर द गार्डियन हैज़ नो पावर टू मेकिंग ओन इट एंड इफ ही मेक्स सच पार्टीशन इट इज़ अनलॉफुल एंड इनवैलिड। ठीक है, इसमें क्लियर कट लिखा है कि अगर गार्डियन जो है वो उन तीनों बेटों की प्रॉपर्टी को जो है ना वो शेयर कर रहा है, तीनों में तकसीम कर रहा है। ठीक है, तो उनमें से किसी एक का अडल्ट होना लाजमी है। ठीक है, अगर वो तीनों छोटे हैं, 18 साल से उनकी एज अबव नहीं है, ठीक है, तो फिर पार्टीशन ही हो सकती है। अगर तीनों में से एक की भी एज 18 साल से ऊपर है, ठीक है, तो वो कह रहा है कि मेरा हिस्सा मुझे दो, तो फिर पार्टीशन करेगा। ठीक है, और जिसका जो जो भी हक होगा उसको वो जो है ना वो दे दी जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली उसके पास पावर्स है। ये नेचुरल गार्डियन के पास भी ये पावर्स हैं और टेस्टामेंटी गार्डियन के पास भी ये सारी पावर्स हैं। उसके अलावा भी डिफरेंट पावर जो ऊपर हम सारी पढ़ के आए हैं वो भी ये टेस्टामेंटी गार्डियन और नेचुरल गार्डियन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा लेक्चर था। कंक्लूजन आपने एज सीरीज लिखने हैं। ठीक है, कि गार्डियन के पास वो बेटर इंटरेस्ट ऑफ द माइनर, माइनर का जहाँ पे बेस्ट इंटरेस्ट है उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी सेल कर सकता है, बाय कर सकता है। ठीक है, उसके ब्याह पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, उसके ब्याह पे कर्जा वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली उसकी राइट्स, ड्यूटीज़ और लाइबिलिटीज़ हैं। ठीक है, अगर वो कोई ऐसा एक्ट परफॉर्म करता है, कोई ऐसा एक्ट परफॉर्म करता है जो अनलॉफुल है, ठीक है, और वो माइनर के बिहाफ पे परफॉर्म कर रहा है, तो उसके ऊपर लाइबिलिटीज़ भी जो है ना वो आएंगी। ठीक है, और उसको फिर उसके वाले से उसके रिगार्डिंग जो है ना वो सू भी किया जा सकता है यानी कि उसके अगेंस्ट जो है ना वो केस भी चलाया जा सकता है। ठीक है, तो आपको अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ के नोट चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी और नोट्स भी, इसका जो लिंक नोट्स का वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।